हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द आर्कमिज बिकम द स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट डॉटर का एपिसोड 7 एंड 8। चलो बिना देरी के इस एपिसोड की शुरुआत की जाए। कहानी की शुरुआत होती है और ड्यूक बताते हैं कि वह साहिल महल जा रहे हैं ताकि वह अडॉप्शन प्लान को आगे बढ़ा सके और अडॉप्शन डॉक्यूमेंट्स को वहां पर जमा करा सके ताकि वह हमारी रोज को अडॉप्ट कर सके। हमें एनहर्ट साम्राज्य के महल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एम्परर ड्यूक से कहते हैं कि आप इन अडॉप्शन के कागजों को जमा करवाने आए हैं। ड्यूक सर हिलाकर के अपनी सहमति जताता है। एम्परर कहते हैं यह मेरे लिए अप्रत्याशित है कि आप खुद यहाँ पर कागज लेकर आए हैं उस बच्ची को गोद लेने के लिए। यह है एम्परर रिचर्ड अनहार्ट। एम्परर कहते हैं, मैंने सुना है आजकल नोबल लोग अपने परोपकारी कार्यों के हिस्से में बच्चों को गोद ले रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। ड्यूक कहते हैं, मैं उसे हल्के मन से गोद नहीं ले रहा हूँ। उस बच्ची ने मेरी नजरों को पहली ही नजर में आकर्षित कर लिया था और मुझे उसके पास रहकर उसकी देखभाल करने की इच्छा हुई। इसके अलावा वह जादू में प्रतिभा में संपन्न बच्ची है, इतनी प्रतिभा कि वह पहले से ही कम उम्र से ही हीलिंग पावर का यूज कर सकती है। यदि उसे समर्थन मिले तो वह और भी अच्छी प्रगति कर सकती है। एम्परर तो हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं, क्या उस बच्ची के पास में हीलिंग पावर है? हमारे पास में एक महान प्रतिभा प्रकट हुई है अब। जी हाँ, उस स्थिति में यहाँ पर शाही परिवार के साथ में सगाई हो सकती है, लेकिन अभी इसके लिए बहुत जल्दी है। ड्यूक कहते हैं। एम्परर कहते हैं, आप दृढ़ निश्चयी हैं। क्या आपको पता है ड्यूक को कोल्ड ब्लडेड आदमी कहा जाता है क्योंकि आप केवल एड्रियन के 3 बच्चों के प्रति ही दयालु है और आपके शिष्य जोशुआ सब लोग आपको इसी नाम से पुकारते हैं। लेकिन अब आप अचानक एक और बच्चे की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से दस्तावेजों को स्वीकार करूंगा। ड्यूक कहते हैं, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। हालांकि शादी की बात को इतनी आसानी से खारिज न करें। एम्परर कहते हैं, शाही परिवार में विवाह आमतौर पर जल्दी तय किए जाते हैं। ड्यूक कहते हैं, मैं इसकी मनाही करता हूँ महाराज। राजकुमार तभी उनकी बात कट जाती है और हमें दरवाजा अचानक से खुलने की आवाज आती है जहाँ से जोशुआ भागते भागते आता है और ड्यूक से कहता है, मास्टर, चिल्लाते हुए। एम्परर और ड्यूक अपने पीछे देखते हैं जहाँ पर राजकुमार जोशुआ खड़े होते हैं और वहाँ पर ड्यूक उनसे कहते हैं, योर हाइनेस प्रिंस, ये अनहर्ट साम्राज्य के प्रिंस जोशुआ अनहार्ट है, जो रोते हुए दरवाजा खोलता है। एम्परर का एकलौता वैध पुत्र, प्रसिद्ध जादुई इवन साम्राज्य की राजकुमारी ओफेलिया की पुत्री और वर्तमान सम्राट रिचर्ड अनहार्ट का एकलौता बेटा जोशुआ अनहार्ट। उसमें तलवारबाजी की एक ऐसी प्रतिभा है जो ड्यूक एड्रियन के लिए काफ़ी है। तलवारबाजी में उस्ताद होने के कारण ही उसे व्यक्तिगत रूप से सिखाने के लिए उन्हें रखा गया। अपनी माँ के परिवार से विरासत में मिली क्षमताओं के कारण वह जादू का भी उपयोग कर सकता है। उनका दिमाग बहुत ही तेज है, इस हद तक कि उन्हें प्रख्यात विद्वानों से भी बहुत प्रशंसा मिलती है, लेकिन किसी कारण केवल सम्राट ही बाप बेटे में बनती नहीं है। तभी जोशुआ आकर के ड्यूक के गले लग जाता है और ड्यूक कहते हैं, महाराज क्या कोई बात है? तभी पीछे से एम्परर गुस्से में कहते हैं, राजकुमार ये किस तरह का सभ्य व्यवहार है? आपने अभी तक शिष्टाचार में महारत हासिल नहीं की है। जो सम्राट है वही राजकुमार से अभी तक नाराज थे। ड्यूक सोचते हैं कि यह तथ्य है कि एम्परर ने युवराज को अभी तक ताज नहीं पहनाया है। इस बात का प्रमाण यह है कि वह 11 वर्ष का हो चुका है। यद्यपि युवराज एक ऐसा व्यक्ति है जिसे युवराज के पद पर विरासत में मिलनी चाहिए। ड्यूक जोशुआ का कंधा थपथपाते हुए एम्परर बाहर खड़ी नौकरानी से कहते हैं, तुम वहाँ बाहर क्या कर रही हो? यहाँ पर वह नौकरानियाँ डरते हुए कहती है, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने कोशिश की थी उन्हें रोकने की, मगर वह ड्यूक से मिलना चाहता था। जोशुआ कहता है, मुझे इस बात की राहत है कि तुम सुरक्षित हो मास्टर। ड्यूक कहता है, इसका क्या मतलब है? जोशुआ कहता है, डैनियल, क्या डैनियल ठीक है? वे दोनों सुरक्षित हैं? ड्यूक कहते हैं, आज आप हमारी सेहत के बारे में गंभीरता से पूछ रहे हैं, हम निश्चित रूप से ही अच्छे हैं। एम्परर कहते हैं, प्रिंस क्या तुम इसी तरह की नासमझ बच्चे की तरह व्यवहार करते रहोगे? जोशुआ कहता है, मुझे खेद है, मुझे बुरा सपना आया था। एम्परर कहते हैं, तुम इसी बात पर हंगामा कर रहे हो। कहते हैं, ऐसा लगता है तुम्हारे सपने में डैनियल और मुझे चोट लगी है। चिंता मत करो। कहते हैं कि सपनों का मतलब उल्टा होता है। जोशुआ कहता है रोते हुए, हाँ। तो कहते हैं, कठिन प्रशिक्षण के दौरान भी उसने कभी आंसू नहीं बहाए थे।
तो बुरे सपने पर रोने के लिए क्या मैं कहूँ कि तुम अब बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हो। ड्यूक सोच रहा होता है ये बातें। आजकल आप किसी न किसी तरह बच्चों को अक्सर रुला रहे हैं। जोशुआ कहता है, मुझे लगता है कि मैंने आपके काम में बाधा डाली है। मास्टर, आप महल में क्यों आए थे? ड्यूक कहते हैं उसकी बातों को काटते हुए, चूंकि बात यहाँ तक भी आ गई है तो मुझे आपको बता देना चाहिए कि मैं गोद लेने के लिए यहाँ पर आवेदन करने आया था। यह सुन करके तो जोशुआ को शौक लगता है। वह कहता है, गोद लेना? आपका मतलब है एड्रियन परिवार से? कहते हैं, आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? जोशुआ कहता है, नहीं, बस थोड़ा अचानक हो गया। एम्परर कहते हैं, ऐसा लगता है कि एक बच्चे ने ड्यूक का दिल जीत लिया है। शायद एड्रियन परिवार में एक मेज डचेस का जन्म होगा। उसे सोच कहता है, मेज दुदाते हुए। वह फिर कहने लगता है, आप ही उसे स्पॉन्सर क्यों नहीं कर देते? तब ड्यूक कहते हैं, कई परिस्थितियां थी, बच्चे को अपने करीब रखने की मेरी इच्छा प्रबल थी। ड्यूक कहते हैं, वह एक प्यारी बच्ची है जिसे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर आप बाद में उससे मिले तो मैं आपके द्वारा दयालुता दिखाने की सराहना करूंगा। जोशुआ कहता है, बिल्कुल, अगर यह आपकी इच्छा है तो मास्टर, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि उसने मास्टर का दिल कैसे जीत लिया होगा। मुझे नई डचेस के बारे में जानने की उत्सुकता पहले से ही थी। सीन चेंज होता है। ड्यूक के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर दरवाजे के पीछे से सबसे पहले लुकास, उसके बाद इजाबेल और डैनियल। दरवाजे के पीछे से लुकास दरवाजे के पीछे से मेड को आवाज देता है और कहता है, अब वह कैसी है? वह मेड हाथों से इशारे करते हुए कहती है कि वह अभी सो रही है। तीनों ही रोज की बहुत चिंता करते हैं। वे कह रहे होते हैं, लेकिन अभी सोने का समय नहीं हुआ है, मैं उसके लिए कुछ स्नैक्स भी लाया हूँ। छोटे बच्चे बहुत सोते हैं लुकास, इजाबेल कहती है, और वह भी बीमार थी। मेड कहती है, जी हाँ, लॉर्ड डैनियल सही है, आज हम उसे सोने क्यों नहीं देते? लुकास कहता है, तो फिर हमें किसके साथ में खेलना चाहिए? बेले कहती है, आलस करने की बजाय पढ़ाई क्यों नहीं करते? लुकास कहता है, अरे मैं आलसी नहीं हूँ। मेन कैरेक्टर अपने बिस्तर पे सो रही होती है और वह बहुत बीमार दिख रही होती है। वह अपने सपनों में खुद को नीचे गिरते हुए देखती है, जहाँ पर कहती है, यह हमेशा एक ही तरह का बुरा सपना होता है। उसका वह पहला बाप उसे खरी खोटी सुना रहा होता है और उस पर पत्थर फेंक रहा होता है। उसे अपनी पास्ट का वह दर्दनाक हिस्सा दिख रहा होता है। उसकी वह छोटी बहन उसे अपना एक मोहरा समझती थी। वह कहती है कि तुम मेरे लिए एक सबसे बेकार सर्वेंट हो। समय में पीछे आने के बावजूद वह इस दर्दनाक नाइटमेयर से भाग नहीं सकती है। उस मार्कस डलास के एक जेल में बंद पाती है, जहाँ पर उसे एक आवाज आती है, तुमने ऐसा क्यों किया? वह इस आवाज को सुनती है। वह आवाज उससे कहती है, तुम्हारा मेरे मास्टर और डैनियल ने क्या बिगाड़ा था? रोज सोचती है, यह कौन है? मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि मैं इसे जानती हूँ? वह आवाज उससे कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? वह जेल के बाहर देखती है। वहाँ पर राजकुमार जोशुआ अनहार्ट खड़े होते हैं। वह कहती है, जब वह टाइम में पीछे आई उससे पहले वे वहाँ पर उससे मिलने आए थे। वह रो रहा होता है उसके सामने। जोसेफ कहता है, आपने जो अपराध किया है यह इतना जघन्य है, आपकी फांसी कल के लिए निर्धारित हो गई है। वह उससे पूछता है, बस मुझे एक बात बता दो, तुमने उन्हें क्यों मारा? यह उसका सबसे बुरा सपना है। वह बताती है, पहले की तरह ही मैं रोते हुए राजकुमार के सामने एक भी शब्द नहीं बोल सकी थी। मुझे पता है ऐसा सोचना मेरी बेशर्मी है, लेकिन मैंने राजकुमार में खुद को देखा जब वह एक बच्चे की तरह रो रहा था। उसके जाने के बाद मैंने टाइम को पीछे मोड़ने का फैसला लिया। मेरी बातें कोई नहीं सुन सकता था। वह कहती है, मुझे पता है कि यह एक बहाने जैसा लग रहा है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने सब कुछ ठीक करने के लिए समय को पीछे कर दिया, इसलिए कृपया बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। रोज कहती है, मैं एक हर संभव प्रयास करूंगी ताकि आप अपने सभी प्रियजनों को वापस ला सके। वह झटके से उठ जाती है अपने सपने से। वह कहती है, मैं एक सपना देख रही थी। मैं कितनी देर सोई? चहचहाने की आवाज़ आ रही होती है। वह झटके से उठती है और सोचती है, क्या सुबह हो गई है? क्या मैं दोपहर से अगली सुबह तक कैसे सो सकती हूँ? अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, कुछ होने वाला है, लेकिन पहले मुझे डैनियल की दुर्घटना को रोकना होगा। मुझे याद है कि वह छोटी उम्र में ही घायल हो गया था, तो यह किसी भी समय हो सकता है। तब यहाँ दरवाजा खुलता है और वहाँ से ड्यूक आते हैं कहते हुए, रोजेट,
अब नाश्ते के लिए उठने का समय हो गया है प्रिय। अरे तुम तो पहले ही उठ गई हो। वह ड्यूक को देख करके हैरान हो जाती है। वह कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा सो गई थी। ड्यूक कहते हैं मुझे खुशी है कि आपने अच्छी नींद ली, लेकिन मैंने सुना है कि आपने रात का खाना नहीं खाया। हम साथ में नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? रोजेट कहती है क्या डैनियल हमारे साथ नाश्ता करेगा? वह सोचती है मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। ड्यूक कहते हैं डैनियल, यह सुनकर अच्छा लगा कि आप डैनियल के बहुत करीब आ चुकी हैं, लेकिन वह रॉयल पैलेस को गया है। यह सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर को शौक लगता है। वह सोचते हैं राजमहल अभी क्यों? क्या वह उस मनहूस गाड़ी पर सवार है जो उसकी दुर्घटना का कारण बनेगी? मन में यह सोच रही होती है कि डैनियल उसे अलविदा करते हुए जा रहा होता है। कहता है रोजेट हर चीज के लिए धन्यवाद। वह तो बहुत डर गई होती है। फिर डिप्रेशन। ड्यूक कहते हैं राजकुमार डैनियल से मिलना चाहते थे। ऐसा लगता है कि उसे अपने प्रिय मित्र की बहुत याद आ रही थी। रोज को झटका लगता है। वह सोचती है जोशुआ से मिलने गया है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसे अपने सपने में रोता हुआ देखा था कि मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। ड्यूक उसे ही देख रहे होते हैं। सीन चेंज होता है। हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल जोशुआ से मिलता है और उनके बीच में बातचीत होती है। मैंने सुना है कि महाराज मुझसे मिलना चाहते हैं एक बुरे सपने की वजह से, लेकिन हम वास्तव में कर क्या रहे हैं? जोशुआ से कहता है क्या आपको समझ नहीं आ रहा? यह एक शारीरिक प्रशिक्षण है। डैनियल कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। आपके पैर कैसे हैं? क्या ये ठीक है? वह डैनियल कहता है मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और किस बारे में आप चिंतित हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सच में ठीक है फिर? जोशुआ कहता है। डैनियल कहता है लगता है आज आपका मूड थोड़ा खराब है। डैनियल कहता है क्या इसलिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था? जोशुआ कहता है मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता था। मैंने सुना है कि मास्टर एक बच्चे को गोद ले रहे हैं। डैनियल मुस्कुराते हुए कहता है ओह तुमने सुना? जी हाँ यह सच है। मेरी एक प्यारी शर्मीली छोटी बहन है। जो भी उससे मिला है उसे वह बहुत प्यारी लगी है। जोशुआ कहता है छोटी बहन, ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें पहले ही अपने वश में कर लिया है। आप हमारा परिचय कब करवाएंगे? डैनियल कहता है उसने अभी तक पूरी तरह से खुलकर बात नहीं की है। डैनियल कहता है इसमें आधा साल लग सकता है, इससे पहले कि उसे औपचारिक रूप से उच्च समाज से परिचित कराया जाए। जोसेफ कहता है क्या आधा साल? क्या आप मेरा परिचय पहले नहीं करा सकते? डैनियल कहता है अरे इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता। जोसेफ चुप रह जाता है। क्या हमारी दोस्ती यहीं तक थी? इमोशनल डैमेज। वह उसे इमोशनल डैमेज दे रहा होता है जोशुआ। डैनियल कहता है देखो मैं भी उसके करीब आना चाहता हूँ। डैनियल कहता है अरे समय तो देखो महाराज, आप जरूर व्यस्त होंगे, मुझे अब चलना चाहिए। और जोशुआ वहाँ पर मुंह बना के रह जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता चल जाता है कि तुम यहाँ से भाग रहे हो? डिप्रेशन। डैनियल कहता है ठीक है, मैं आपसे अगली बार जरूर मिलूंगा। वह जोशुआ कहता है डैनियल कहता है जी महाराज, क्या आपने काउंट हार्टमैन की हाल ही में हुई दुर्घटना के बारे में सुना है? डैनियल कहता है उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल सही सलामत गाड़ी भी दुर्घटना का शिकार हो सकती है, इसलिए सवारी करने से पहले अपनी गाड़ी की अच्छी तरह से जांच कर लीजिएगा, या फिर इससे भी बेहतर है कि आप फिलहाल घर से बाहर ही न निकले। डैनियल कैरेज का दरवाजा खोलते हुए यही सोच रहा होता है। वह काफी गंभीर दिख रहे थे। आज वह थोड़ा अस्वस्थ लग रहा था। तभी उसको आवाज आती है लॉर्ड डैनियल, मेरा मतलब डैनियल। सी चिल्लाते हुए वहाँ आ रही होती है। वह कहती है कि आप सुरक्षित वापस आ चुके हैं। डैनियल रोज को देख करके बहुत खुश हो जाता है। रोजेट, डैनियल को लगता है कि रोजेट उससे मिलने आई है। वह बहुत खुश हो जाता है, मगर वह हमारी रोज वहाँ उसके बगल में से भागते हुए जाती है और कैरेज को देखने लगती है। डैनियल यही बोलने लगता है कि क्या आप मुझसे मिलने आई थी, मगर यह उसका भ्रम होता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। रोजेट वहाँ से भागकर कैरेज के पास जाती है और उसको चेकिंग करने लग जाती है। वह कहती है घर आते समय कुछ हुआ तो नहीं है ना, और आप कोई चोट तो नहीं लगी है? वह पूरे कैरेज को चेक कर रही होती है और डैनियल उसे देखता ही रह जाता है। कहता है हाँ लेकिन मैं यहाँ हूँ। मेड कह रही होती है हे मेरी मोधिया, कृपया इस तरह भागिए मत। रोज कहती है गाड़ी तो ठीक ठाक लग रही है। डैनियल कहता है गाड़ी? ओह मैंने सुना है कि हाल ही में बहुत सारी घोड़ा गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। वह कह रही होती है डैनियल, क्या तुम गाड़ी में सफर करते समय ज्यादा सावधान रहोगे? इसे बहुत प्यार से बोल रही होती है, या इससे भी बेहतर शायद आपको बिल्कुल भी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। इससे डैनियल को जोशुआ की बातें याद आ रही होती है, जो जिसने भी उससे यही कहा था। कहता है यह अजीब बात है कि आज बहुत से लोग मेरी सेहत को लेकर चिंतित है।
रोज कहती है, मन में सोचती है वह किस बारे में बात कर रहा है। डैनियल कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बारे में चिंता की, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगली बार से कम ही बाहर जाऊं। रोज यह सोच करके बहुत शांति महसूस कर रही होती है। खैर, मुझे बस इस बात की राहत है कि वह अब कम बाहर जाएगा। अब मुझे बस उसके पास रहना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। मुझे लगता है कि फिलहाल मुझे तलवारबाजी का अभ्यास घर पर ही करना होगा। यह सुनकर के तो रोज हैरान हो जाती है। रोज कहती है, प्रशिक्षण? मैं पूरी तरह से भूल गई थी इसके बारे में। तो उससे पूछता है, क्या बात है रोजर, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसकी मेड भी कह रही थी, माय लेडी आपको क्या हो गया है? सोचती है हमारी रोज, अगर डैनियल सारा दिन ट्रेनिंग करता रहेगा तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। वह और कहती है, अगर मैं उसके साथ नहीं रहूंगी तो उसे किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचाना मुश्किल होगा। मेरी योजना को पटरी पर रखने का कोई न कोई तरीका तो होना ही चाहिए। बोलते हैं, मैं भी करना चाहती हूँ। डैनियल कहता है, क्या? मैं भी तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेना चाहती हूँ। तो हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।